तो ये हमने सोचे कि चलो क्या है, सीधापन क्या है, जो हमारे मेन कड़ी है प्रधान पाठक, उनसे बात करें। तो प्रधान पाठक ये जो क्या है, विद्यालय में इनकी क्या है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसी के नियंत्रण में पूरा विद्यालय संचालित होती है। तो अभी हम सभी जानते हैं कि आप लोगों का अस्तित्व कब तक है, जब हमारे विद्यालय में बच्चे हैं। बच्चे हैं तो क्या है, आप हैं, और आप हैं तो हम सब हैं। क्या पहले नंबर पे है पूर्ण दृष्टि बाधित। पूर्ण दृष्टि बाधित मतलब जिसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इन लोगों का मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। इसको सिर्फ स्पर्श ज्ञान ब्रेल लिपि के द्वारा इसको पढ़ाया लिखाया जा सकता है। अभी सौभाग्य की बात है कि हमारे भारत देश में राजस्थान से इसी सत्र 4 पूर्ण दृष्टि बाधित IAS निकले हैं। तो हमको जो पूर्ण दृष्टि बाधित बालक बालिका है उसको हमको बीच में ही कट आउट नहीं करना है। उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनको अपने शाला में अगर ऐसे बच्चे आते हैं तो उनको प्रवेश दिलाना है। दूसरे नंबर पे होता है अल्प दृष्टि बाधित। अल्प दृष्टि बाधित ऐसे बच्चे आते हैं जो कि 25 सेंटीमीटर तक की दूरी का जो भी अक्षर है उसको देख नहीं पाते। इनकी आंखों से पानी निकलते रहता है। ये लोग अच्छे से अक्षर ज्ञान नहीं कर पाते, उनको देखने में समस्या होती है। तो ऐसे बच्चों को हम मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा आँख का परीक्षण करके हम उसको चश्मा के द्वारा लेंस मैग्नीफायर, बुक मैग्नीफायर देके हम उसका कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे होता है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग यह एक प्रकार की माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नाम की जीवाणु से होती है, जिसके कारण ऐसे बच्चों को शरीर पे चकत्ता लाल रंग का हो जाता है, प्लस जिस जगह पे होता है वहां पे पसीना नहीं निकलता है। तीसरा है कि वहां पे अगर कुछ भी चोट लगती है तो उसको दर्द का एहसास नहीं होता। प्लस ऐसे बच्चों का जो ऊपर का आईब्रो होता है वो धीरे धीरे झड़ना स्टार्ट हो जाता है। और कुछ और लक्षण है कि जैसे उनका कान जो रहता है, इस कान में मोटा मोटा गठान हो जाता है। ये कुष्ठ रोग के कुछ लक्षण हैं। उसके बाद होता है चौथे नंबर पे श्रवण बाधित। श्रवण बाधित मतलब जिसको सुनने में दिक्कत होती है। ऐसे बच्चों का जो कान का स्ट्रक्चर है वो पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ रहता। कुछ बच्चों का ये कान पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ रहता, उसका ये जो ऊपर का जो ये पिन्ना होता है ये नहीं बना रहता, मात्र छेद बच रहता है, जिसके कारण ऐसे बच्चे किसी ध्वनि विस्तारक यंत्र के पास अगर जाते हैं तो उनको बहुत ज्यादा कान में दर्द स्टार्ट हो जाता है। या फिर जैसे कि टीचर ऊंचे आवाज में बोल रहे हैं फिर भी उसको सुनाई नहीं देता है, या फिर थोड़ा बहुत सुनाई देता है तो उस कान में ज्यादा जोर पड़ने के कारण ऐसे बच्चों को कान में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। ठीक है। उसके बाद होता है अगले नंबर पे मुख निषक्तता। मुख निषक्तता मतलब जिसको बोलने में समस्या होती है। ऐसे बच्चे अच्छे से बोल नहीं पाते, हकला के बोलते हैं। ऐसे बच्चों में क्या होता है, उनका जो मुंह का स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि जीभ में ऐसे बच्चों का लार अच्छे से नहीं बन पाता है। जैसे कि हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन को निगलने में लार सहायक होता है, लेकिन जो जिन बच्चों को बोलने में समस्या है उन बच्चों में लार कम बनती है। इनका जीभ हमेशा सूखा रहता है, जिस कारण ऐसे बच्चे नहीं बोल पाते। दूसरे नंबर पे होता है दांत। इन बच्चों का दांत अच्छे रूप से विकास नहीं हो पाता, जिस कारण से किसी भी अक्षर को बोलने में उनको दिक्कतें होती हैं। तीसरे नंबर पे होता है ओठ। ये ओठ जो होता है ऐसे बच्चों का कटा फटा रहता है, जिसके कारण बच्चे बोल नहीं पाते। चौथा नंबर पे होता है साउंड बॉक्स। ये जो घुटकी होता है, यहाँ ऐसे बच्चों का ये जो पूरा घुटकी होता है ये इसका विकास अच्छे से नहीं हो पाता, जिसके कारण बच्चे अच्छे से बोल नहीं पाते। पांचवा नंबर है मुंह को जैसे हम खोलते हैं तो एक घंटी नुमा संरचना दिखाई देती है, जिसको बोलते हैं यूलवा। तो
वो अच्छे से जो बोल नहीं पाते, ऐसे बच्चों का वो अच्छे से विकास नहीं हुआ रहता, जिस कारण वो बच्चा क्या करता है, अच्छे से बोल नहीं पाता। तो उसका प्रारंभिक इलाज है, जैसे कोई बच्चा नहीं बोल पाता है तो हमको ऐसे बच्चों को उसके मुंह में शहद डालना है। शहद डालने के बाद जीभ को अगल बगल उसको घुमाने के लिए बोलना है। तो धीरे धीरे बच्चा फिर साउंड बोलने के लिए बोलना है। फिर प्रारंभिक स्तर पे बच्चा धीरे धीरे करते रहेगा तो बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद होता है बौद्धिक निःशक्तता। बौद्धिक निःशक्तता मतलब ऐसे बच्चे जिनका जो बुद्धि लब्धि होता है वो बहुत कम होता है। इन बच्चों का जो पढ़ने का जो स्तर होता है वो थोड़ा स्लो लर्नर टाइप के होते हैं। ऐसे बच्चे थोड़ा धीरे से मतलब किसी भी चीज को याद कर पाते हैं। तो इसको हमको क्या करना है, ऐसे बच्चों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय देना है, ठीक है। तो हम उसको धीरे धीरे सामान्य बच्चों के स्तर तक ला सकते हैं। उसके बाद होता है मानसिक रोगी बच्चे। मानसिक रोगी बच्चे, ये बच्चे अपने आप में पूरा भ्रमित रहते हैं, इनको पढ़ने लिखने में ज्यादा मन नहीं लगा रहता। ऐसे बच्चों को सिर्फ हम उसका डेली लिविंग का हम सिखा सकते हैं, जैसे कि ब्रश कराना है, जूता पहनाना है, टाई बांधना है, ठीक है, बाल बनाना है, खाना खाना है। तो हम उसको सिर्फ बेसिक चीज सिखा सकते हैं। दैनिक क्रियाकलाप की कार्यक्रम करा सकते हैं। हायर एजुकेशन ऐसे बच्चों को नहीं दे सकते। उसके बाद होता है अधिगम अक्षमता वाले बच्चे। अधिगम अक्षमता जिसको पढ़ने लिखने से सामान्य बुरा भाग जोड़ घटाव करने में समस्या होती है। ये ज्यादातर प्रारंभिक स्तर के बच्चों में देखने को ज्यादातर मिलती है। ऐसे बच्चे जैसे कि किसी को एम बोलो तो वो डब्ल्यू लिख देता है, पी बोलो तो स्मॉल में कैपिटल क्यू लिख देता है, ठीक है। मतलब ये कुछ समय तक लिखेंगे, उसके बाद ये भूल जाते हैं। उसके बाद होता है क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये मस्तिष्क से संबंधित बीमारी होती है, जिसमें बच्चा का जो मस्तिष्क होता है और जो रीढ़ की हड्डी होती है वो अच्छे से काम नहीं कर पाती। उसके शरीर में पूरा गांठ गांठ बन जाता है, जिसको सामान्य लाइपोमा बोल देते हैं, ठीक है। एक कैंसर का रूप है जिसमें बच्चे के शरीर में पूरा गांठ गांठ हो जाता है। उसके बाद होता है सीपी बच्चा, जिसको बोलते हैं सेरेब्रल पाल्सी। जैसे कि सामान्य किसी व्यक्ति का हाथ पैर कट जाता है, मतलब लकवा मार देता है तो काम करना बंद कर देता है। उसी प्रकार सीपी वाले जो बच्चे होते हैं उनका जो अग्र मस्तिष्क होता है आगे का, ये काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण ऐसे बच्चों के मुंह से लार बहते रहता है। ये ज्यादातर बेड पे ही रहते हैं। उसके बाद होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले बच्चों का जो मांसपेशी होती है ये पूरा मुलायम हो जाता है। ऐसे बच्चे 4 या फिर 5 साल तक ही जीवित रहते हैं। उनका जो मांसपेशी होता है ये बुजुर्ग लोगों की तरह पूरा हड्डी से पूरा मांस पूरा ढीला ढीला रहता है। इनको ये जैसे कि बेंच पे बैठते हैं तो ये अच्छे से बैठ नहीं पाते, कभी इधर उलट जाएंगे कभी इधर उलट जाएंगे, मतलब वो अच्छे से अपना सामंजस्य नहीं बना पाते हैं। उसके बाद होता है स्वालीनता बच्चा। स्वालीनता ये अपने में लीन रहने वाला बच्चा। ये जैसे कि आपके विद्यालय में कोई भी आए हैं तो ये बच्चा उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इनको कितनों बार भी आप होमवर्क करने के लिए बोलो वो करके नहीं लाते हैं। उनको बार जैसे कि आपके विद्यालय में कोई अधिकारी कर्मचारी आ गए तो उसकी बातों को नहीं सुनेंगे, वो अपने में मस्त रहेंगे, वो कभी भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद होता है रक्त से संबंधित बीमारी होती है, जिसको हम सामान्य देख के नहीं पहचान पाते। इसको सिर्फ हम रक्त संबंधी परीक्षण करवाने के बाद ही पता चलती है। तो पहले नंबर पे है थैलेसेमिया। थैलेसेमिया एक खून की कमी के कारण होती है, जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी रहती है थैलेसेमिया में। दूसरे नंबर पे है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता। अगर किसी बच्चे को चोट लग जाए तो उनके शरीर से पूरा रक्त निकल जाता है। ऐसे व्यक्ति की रोगी से मतलब कटने से इनकी मृत्यु भी हो सकती है।
तीसरे नंबर पे है सिकल सेल। सिकल सेल में क्या होता है? सिकल सेल में जो लाल रक्त कणिका होती है उसका आकार हंसिया के आकार का हो जाता है, जिसके कारण ऐसे बच्चों को गांठ गांठ में दर्द होता है, क्योंकि जो आरबीसी रहता है उसका आकार हंसिया के आकार का हो जाने के कारण पूरा शरीर में फैल नहीं पाता है। तो ऐसे बच्चों को एक और फायदा होता है कि इनको कभी भी मलेरिया नहीं होता। सिकल सेल वालों को कभी भी मलेरिया नहीं होता, क्योंकि मलेरिया स्वस्थ आरबीसी में ही अपना जो मदर एनाफिलीज अपना प्लाज्मोडियम छोड़ता है, लेकिन सिकल सेल वालों का जो आरबीसी होता है वो डिफॉल्ट रहता है, आकृति चेंज हो जाता है, जिसके कारण सिकल सेल वाले बच्चों को कभी भी मलेरिया नहीं होता। सिर्फ उन लोगों को हमेशा ज्वाइंट पेन बना रहता है। प्लस ऐसे बच्चों का जो आरबीसी होता है वो जल्दी जल्दी खराब हो जाता है। जैसे कि सामान्य आरबीसी 120 दिन का रहता है, लेकिन जो सिकल सेल वाले जो बच्चे रहते हैं उनका 30 दिन में या फिर 60 दिन में ही खराब हो जाता है। उसके बाद होता है सिकल सेल का इलाज। सिकल सेल का इलाज पूर्ण रूप से नहीं है, उसका प्रिकॉशन है। उसको संतुलित आहार देके, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके, या फिर जो आपस में जो मैरिज करते हैं निकट संबंधी उसको दूर करके, या फिर एसएस टेस्ट विवाह उपरांत या विवाह के पूर्व जिसे हम टेस्ट करवाते हैं तो उसके द्वारा आने वाले जो प्रोजनी संतति होते हैं उसको हम रोक सकते हैं। जी जी। उसके बाद होता है चलन निःशक्तता, जिनको चलने फिरने में दिक्कत होती है। उसके बाद है बौनापन, ऐसे बच्चे जिनका हाइट 4 फीट से ऊपर नहीं बढ़ता। ऐसे बच्चे 4 फुट 10 इंच तक ही बढ़ते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे बच्चों में जो वृद्धि हार्मोन है उसकी कमी हो जाती है। ये ज्यादातर खान पान से ही रिलेटेड होता है। अगर उसको प्रारंभिक स्तर पे ही अगर अच्छे से खान पान दिया जाए तो बच्चों का जो वृद्धि हार्मोन है होता है। ये वृद्धि हार्मोन 12 से 16 साल तक होता है, ठीक है। जैसे कि सामान्य जो पेड़ रहता है उसका एक निश्चित उम्र तक मतलब जो पेड़ का जो वृद्धि है वो पूरा जीवन पर्यंत होते रहता है, लेकिन मनुष्य का जो हाइट का जो वृद्धि है वो 12 से 16 साल तक रहता है। लेकिन कुछ बच्चों में ये ग्रोथ हार्मोन्स की कमी के कारण ऐसे बच्चों का जो ऊंचाई है वो 4 फुट 10 इंच तक ही रह जाता है, तो उसको दिव्यांगता की श्रेणी में रखा जाता है। तो आजकल बौनापन जो बच्चे हैं उनका भी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बन रहा है। पहले सिकल सेल का भी नहीं बनता था प्रमाण पत्र, तो वो भी हमारे जिला अस्पताल में सिकल सेल वाले जो बच्चे हैं उनका भी प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है। अगले नंबर पे है तेजाब पीड़ित। अगर किसी के शरीर में कुछ केमिकल डाल दिया जाए तो उनका शरीर क्या हो जाता है, पूरा विक्षिप्त हो जाता है। तो विक्षिप्त हो जाने के कारण ऐसे बच्चों को समाज एक्सेप्ट नहीं करती। तो ऐसे बच्चों को भी हमको क्या करना है, अपने विद्यालय में प्रवेश दिलाना है, प्लस उनके सहपाठी के साथ सामंजस्य बनाना है और उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनको पढ़ाई में आगे बढ़ाना है। पार्किंसन डिसीज में ये होता है कि जो हाथ और पैर की उंगली जो होती है वो अंदर की ओर धंसे रहती है, जिस कारण बच्चे अच्छे से नहीं लिख पढ़ पाते। ये लोग पेन को सामान्य हम जैसे ऐसे पढ़ के लिखते हैं, ये लोग ऐसे पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो इनका फाइन मोटर होता है ये वाला ये काम नहीं करता। उसी प्रकार पैर का जो उंगली होता है वो अंदर की ओर धंसा रहता है ऐसे, जिसके कारण ऐसे बच्चे ज्यादा दूर तक दौड़ नहीं पाते। ये लोग कुछ दूर तक चलते फिर गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो उंगली होता है वो अंदर की ओर धंसा रहता है। उसी प्रकार लिखने में भी इनको दिक्कत होती है। उसके बाद होता है बहुदिव्यांगता। बहुदिव्यांगता अगर एक ही बालक बालिका में 2 या 2 से अधिक प्रकार के दिव्यांगता अगर लक्षण दिखाई देता है तो उसको बोलते हैं बहुदिव्यांगता। उसके बाद है इस प्रकार मैंने आपको 21 प्रकार की दिव्यांगता के बारे में जानकारी दी है। उसके बाद दिव्यांग बच्चों को मिलने वाली सुविधाएं 2 मिनट ध्यान देंगे। जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं उनका जानकारी आपके सीएससी के माध्यम से आपको जानकारी दिया गया था, जिसमें आपको दिव्यांग बच्चों के पूरा 19 सालों में जानकारी दिया गया था, उसको आप देंगे
तो उनको समग्र शिक्षा के द्वारा 3,000 की राशि दी जाती है। प्लस जिन बच्चों का सर्टिफिकेट बन जाता है, दिव्यांगता सर्टिफिकेट, उनको समाज कल्याण विभाग के द्वारा 3,000 की राशि दी जाती है। तो जैसे कि समग्र शिक्षा में 3,000 की राशि दी जाती है, तो बालिका शिष्यवृत्ति के रूप में उनको 3,000 छात्रवृत्ति दी जाती है, जो कि 2 किस्त में दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जिन बच्चों को स्कूल तक लाने ले जाने में अगर दिक्कत है, तो उसको जो लोग लाते ले जाते हैं, तो उसके रूप में उनको 2,000 छात्रवृत्ति दी जाती है। उसके बाद रीडर अलाउंस, जो बच्चे पूर्ण दृष्टि बाधित है या फिर अल्प दृष्टि बाधित है, अगर वो स्कूल में जैसे कि एग्जाम देते हैं, तो अगर उनको पढ़ने लिखने में दिक्कत है, वो अच्छे से एग्जाम नहीं दे पा रहे, तो जो उनके सहयोगी रहते हैं, जो लिखने में सहायक होते हैं, तो उसके लिए उनको 500 की राशि दी जाती है। उसी प्रकार ऐसे दिव्यांग बच्चे जिनको पूर्ण दृष्टि बाधित है, तो 1 से 5 तक के जो बच्चे रहते हैं, उनके लिए डेजी प्लेयर समाज का समग्र शिक्षा के द्वारा दिया जाता है, जो दृष्टि बाधित बालक बालिका है। 8वीं तक के बच्चों के लिए 6 से 8 के लिए साउंड रिकॉर्डर दिया जाता है, और साइट सेवर के द्वारा 9वीं से 12वीं में लैपटॉप दिया जाता है। लेकिन अभी लैपटॉप सिर्फ अभी 2 जिलों में संचालित हुआ है, बलौदाबाजार और महासमुंद। धीरे धीरे समाज मतलब समग्र शिक्षा के द्वारा सभी जिलों में जो पूर्ण दृष्टि बाधित बालक बालिका है, जिनका दिव्यांगता का प्रतिशत 70% से ऊपर है, उनको हायर एजुकेशन के लिए लैपटॉप दिया जा रहा है। ठीक, धन्यवाद। हमारा प्राथमिक के प्रधान पाठकों का यहाँ आयोजित किया गया, जिसमें हमारे परम सम्मानीय वीओ सर उपस्थित हैं, सम्मानित डायरेक्टर सर, और हमारे जितने भी DRGs, SRGs और CACs, बहुत अलग अलग। तो अभी मेरे कॉल करके पूछ रहे थे, सर SRG एक्चुअली स्टेट से आए हैं क्या करके, बोला हाँ वहीं से आए हैं। मतलब नाम जो है ना भारी भरकम है थोड़ा सा, और होना भी चाहिए, है कि नहीं। तो आप सभी प्रधान पाठक, आज की इस मुझे भी कंफ्यूजन है। आप लोग समझ रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण बैठक है, और इस तरह का शायद मुझे लगता है पहली बैठक है ना। प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक डायरेक्ट सम्मानित वीओ सर से मुखातिब हो रहे हैं। बहुत सारी बातें हमारे सम्मानित वीओ सर ने आप लोगों को कहा, बहुत अच्छी बातें जो प्रधान पाठक को करनी चाहिए। शायद हम उन चीज़ों को नहीं करते हैं। कर्तव्य से लेकर के मार्गदर्शन और उसके क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और प्रधान पाठक हैं तो आप तो स्पेशल क्वालिटीज़ के हैं, नहीं तो टीचर रहते हैं ना अपने स्कूल के। प्रधान पाठक इसीलिए बनाया गया है आपको कि आप अपने स्टाफ को, अपने बच्चों को अच्छे ढंग से हैंडल कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है। हम नहीं कर रहे होंगे तो आपको, लेकिन ऐसा कहा गया है कि हमारे जो मुखिया हैं किसी भी संस्था के, प्राचार्य, प्रधान पाठक मिडिल, प्रधान पाठक प्राइमरी, ऐसा माना जाता है कि आप लोग अपनी संस्था के हेड हो, और पूरे गतिविधि जो 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक, और अभी चर्चाएं चल रही थी कि आप सिर्फ 10 से 4 तक के ही प्रधान पाठक नहीं हो, 24 घंटे के लिए प्रधान पाठक हो। रात में भी जानकारी मांगा जाता है आपसे, सुबह भी मांगा जाता है, तो उस टाइम पे आप लोग झल्लाया ना करें कि हमारा काम सिर्फ 10 से 4 है, ऐसा करके। क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है, ये बैठक आप लोगों के साथ डायरेक्ट करने का रीज़न यही है कि शासन की जितने भी दिशा निर्देश योजनाएं हैं, हमारे सम्मानित BRC सर या BO साहब या हमारे माध्यम से आपके तक नहीं पहुंचता है, हमारे CAC पहुंचाते हैं। अब CAC आपके सामने रहते हैं, तो पूरा आप लोग अपना जितना भी दुखड़ा है या फिर आप लोग अपना रोष है उनके ऊपर निकाल देते हैं। तो हमारा ये कहना है कि हमारे माध्यम है भाई, भेजते तो हम लोग हैं, तो आप लोग उनके ऊपर ज़्यादा रोष ना निकाला करें। उनकी भी कई शिकायतें हैं कि सर हम जैसे मैसेज डालते हैं, हमारे प्रधान पाठक लोग तो फिर एक नया चीज़ डाल दिए, फिर ये वाली जानकारी ये आपको तो दिए थे दुनिया भर। देखिए क्या होता है कि बहुत सारी जानकारी आपको तो अपने से सर बताए होंगे आपको कि पहले से रेडी रहता है, अप टू डेट रहना ही पड़ेगा प्रधान पाठक को। आप लोरमी में हो, घूम रहे हो, जानकारी मांगा जाता है तो आप यहीं से दे दीजिए, इस तरह का होना चाहिए। नहीं तो क्या करते हैं
हाँ जाने तो ताला लग गया होगा स्कूल में, अब मैं कैसे करूँ। और दूसरा जो स्टाफ है वो भी नहीं रखे रहते, फोन लगाते हैं तो सर जाने। तो ये जो या तो सर जाने क्योंकि वो हेड है, मुझे क्या मतलब, ये वाली स्थिति जब तक रहेगी समस्या रहेगी। प्रधान पाठक भी रखे, और मैं तो बोलता हूँ पूरे स्टाफ के पास हर तरह की जानकारी होनी चाहिए। अगर प्रधान पाठक के पास फोन नहीं लग रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो उनका जो माध्यस्थ हैं उनके अंदर में जो टीचर है वो भी बता दे, वो स्कूल डेफिनेटली सक्सेस होगा। तो आप इन चीज़ों को बहुत प्रमुखता से ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें हमारे बीआरसी सर ने भी कहा और हमारे देव सर ने कहा, और उन बातों को आप अपने स्कूल में लागू जरूर करेंगे। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अपना FLN है, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा अभी चल रहा है, अगर एक बार 1, 2, 3 की स्थिति सुधर गई तो आगे की स्थिति सुधर गई मान के चलिए। 1, 2, 3 को सुधारिए, दक्षता लाइए, क्लास 1 का बच्चा जो दक्षता उनके लिए निर्धारित की गई वो प्राप्त कर ले। आपका वही काम है, क्लास 1 को जो पढ़ाते हैं उनका एक ही काम है कि क्लास 1 के लिए जो भी पैरामीटर्स है, दक्षताएं हैं, वो आप प्राप्त करवा लो। ठीक है, पहला आकलन आप करोगे, फर्स्ट आकलन तो आप ही करोगे, लेकिन अभी मैं बताई होगी आपको, है ना भाई। फिर दूसरा आकलन के लिए भी आ गया है, दूसरा आकलन माता पिता करेंगे, है ना, ये आपको आज मिल जाएगा। एक बार फिर CSE सर को आप लोग बोलोगे, ब्लेम मत करिएगा उनको, हम लोग करवाएंगे इसको। ठीक है, डल गया। तो उसके माता पिता पालक करेंगे, फिर संकुल समन्वयक करेंगे। क्लास 1 का बच्चा दक्षता प्राप्त किया है कि नहीं, और अच्छा चीज तो है, ठीक नहीं है क्या बताइए। आपने जो पढ़ाया, और आप होता क्या है पता है, कभी कभी कि हम करते रहते हैं, हमको लगते रहता है हमारा बच्चा अच्छा है। इससे अच्छा है कि किसी दूसरे से भी पूछवा के देख लीजिए, सही देखो तो यार 1 to 10 नहीं जानता भी है कि नहीं जानता है। मेरे पास बस बोलते हैं कि आपसे मतलब एक अच्छा चीज है ये सब चीजें। तो ये माता पिता पालक भी पूछे, CSE आएंगे तो पूछेंगे ही, और हम लोग आएंगे तो हम लोग वही काम करेंगे। क्लास 1 का बच्चा है तो डेफिनेटली हम लोग FLN पे आधारित जो प्रश्न होंगे वही सरल से प्रश्न होते हैं, ऐसा बहुत कठिन नहीं रहता है। पूछेंगे, बच्चा बताया तो अच्छी बात है, आपका मतलब वही रिपोर्ट तो लेके आएंगे ना कि ये स्कूल अच्छा कर रहा है, मतलब आपके यहाँ FLN अच्छे से संचालित तो नहीं बताया, मतलब आपका ड्रॉबैक होगा वो कि भाई यहाँ अच्छे से संचालित नहीं हो रहा। तो कुल मिला के दक्षता प्राप्त करवाना है आपको 1, 2, 3 के बच्चों को, उस पर फोकस करिए। 4, 5 को भी नहीं छोड़ना, क्योंकि उसकी भी ट्रेनिंग हुई थी, है ना भाई। 1 से लेकर के 5 तक पूरा ध्यान दीजिएगा। और प्रगति रिपोर्ट आपसे अभी तो ले लिया गया है, अगला जब होगा प्रगति रिपोर्ट तो आप लोग सिर्फ टिक लगा दिए, ABCD भी निर्धारित कर दिए, इस तरह से नहीं करिएगा। थोड़ा से हम लोग क्या करें इसको, देखो कार्रवाई अपने जगह कार्रवाई तो हो नहीं रही, तो हम ये कहना चाहते हैं कि भैया ऐसी स्थिति है तो आप लोग ईमानदारी से काम करें, सुधार के लिए काम करें, है कि नहीं। अभी 3 महीने का रिपोर्ट आया है, अब इस रिपोर्ट के आधार पे देखें तो हमारा FLN तो जबरदस्त चल रहा है, बहुत बढ़िया। अब वो आकलन ही इससे होगा कि जो प्रश्न देंगे बच्चा बताएगा, वहां से पता चलेगा। ठीक है, और इसको ना अन्यथा ना लिया करें। कोई भी CSE जाते हैं, जो अगर कोई भी अधिकारी जाते हैं तो डेफिनेटली आप कहा करो कि सर पूछिए, आप सर आइए ना, पूछिए नहीं बच्चों को, ऐसा वाला एक माहौल बनाने की कोशिश करें। आप लोगों ने 2 घंटे तक इतने अच्छे ढंग से बैठ के धैर्य के साथ सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा अटेंडेंस का क्या हाल है, कहाँ पर